नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज देवभूमि के दंगल में जिक्र चला चुनावी रण, आरोपों का बाजार गर्म। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब करीब 2 दिनों का ही समय बचा है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है और तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से गणेश गोदियाल को नोटिस जारी कर दिया गया। 24 घंटे में गणेश गोदियाल को जवाब देने के लिए कहा गया है। गोदियाल पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर आधारहीन प्रचार करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने सतपुली बॉटलिंग प्लांट के जरिए अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि गणेश गोदियाल के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य हैं तो वो आयोग को उपलब्ध कराएं। और गणेश गोदियाल का कहना है कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप के साथ ही संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल को शिकायती पत्र सौंपते हुए कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने शिकायती पत्र में कहा है कि बीजेपी के आधिकारिक पेज पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहने तस्वीर के साथ मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए जा रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन है ये, और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। और इसी बीच कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से गणेश गोदियाल को नोटिस जारी कर दिया गया। 24 घंटे में गणेश गोदियाल को जवाब देने को कहा गया है। गोदियाल पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर आधारहीन प्रचार करने का आरोप लगाया गया। और आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने सतपुली बॉटलिंग प्लांट के जरिए अवैध शराब सप्लाई के आरोप लगाए थे। नोटिस में कहा गया है कि यदि गणेश गोदियाल के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य है तो वो आयोग को उपलब्ध कराएं। वहीं गणेश गोदियाल का कहना है कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि वो आज भी अपने बयान पर कायम हैं। गणेश गोदियाल ने प्रशासन की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब उन्होंने प्रशासन से शराब प्रयोग की शिकायत की तो कार्रवाई नहीं की। इसके बाद रात्रि में प्रशासन ने जांच की और गणेश गोदियाल ने स्टॉक रजिस्टर में छेड़छाड़ की भी संभावना जताई है। देखिए, सतपुली में जिस दिन शराब का मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि उसकी अगली रात को ट्रकों से वहाँ शराब आई और ट्रकों से जब आई तो मुझे सूचना मिली और उसके बाद मैंने सुबह सुबह शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैंने थक हार कर जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के, उन्हें शिकायत लिखित में की और उसके बाद आबकारी विभाग को उन्होंने आदेश किया और आबकारी विभाग करीब रात के 8 बजे वहाँ पहुँचा। जब हमारे लोगों ने सुबह से वो घेर रखा था, वो प्रेमिसेस घेर रखा था, तो वहाँ के चौकीदार और वहाँ के कोई कर्मचारी जो भी वहाँ था सब भाग गए। और आबकारी विभाग ने जब वहाँ खोला तो करीब 9,500 पेटियाँ वहाँ बरामद हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग ने हमारे कहने पर भी उस दिन वो रजिस्टर क्यों उपलब्ध नहीं कराया, जो स्टॉक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर को बाद में मेंटेन किया जा सके, इसलिए स्टॉक रजिस्टर को नहीं दिखाया गया। नहीं, पौड़ी में हमारी सीट एक तरफा निकल रही है और गणेश गोदियाल स्वाभाविक तौर पर वो विधायक भी रहे हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत उनका सक्रियता होगी, वो मैं स्वीकारता हूँ उस बात को। लेकिन पौड़ी जिले में एक भी सीट विधायक के रूप में कांग्रेस के पास नहीं है, सारे हमारे विधायक हैं। माहौल एक तरफा है। चुनाव मोदी के साथ लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और गढ़वाल की जनता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रही है। भाजपा की शराब है, ये हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। नहीं तो शराब है किसकी, ये तो बता दे शासन प्रशासन।
हम तो कहेंगे ही कि उनकी राजनीतिक रूप से हम कहेंगे उनकी शराब है। हमको जो सूचना मिली हमने वो बात बता दी भाई उनकी है करके। कम से कम शासन प्रशासन को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा शराब का जखीरा सतपुली में किसके लिए रखा था और किसने रखा था, किसके कहने पर रखा था, क्यों नहीं प्रशासन उसका खुलासा करता है। इसका नाम प्रशासन की मिलीभगत है। गणेश गोदियाल को जारी हुए नोटिस के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल को शिकायती पत्र सौंपते हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने शिकायती पत्र में कहा है कि बीजेपी के आधिकारिक पेज पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहने तस्वीर के साथ मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए गए हैं। हमारे यहाँ चुनाव है 19 तारीख को, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम पैनी नज़र रख रहे थे भाजपा की एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि भाजपा हमेशा धन बल का प्रयोग करके अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ अनबल बयानबाजी करती है और गलत चीज़ों को प्रस्तुत करती है। जिसको देखते हुए हमने पाया कि भाजपा डे 1 से ही 20 मार्च से ही अपने ऑफिशियल पेजेस पे ऐसी पोस्टें कर रही हैं जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के जो खाते हैं उसको फ्रीज करा दिया, क्योंकि मालूम है उनको कि चुनाव में पैसों की जरूरत होती है। इसलिए कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज करा दिए। आज जो आर्थिक स्थिति कांग्रेस की बहुत ही कमजोर है, तो हमारे कैंडिडेट, चाहे अगर हम वीरेंद्र रावत जी की बात करें, अगर हम गणेश गोदियाल जी की बात करें, तो उनको लोगों से अपील करनी पड़ी है कि हमको आप पार्टी फंड में जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो कुछ हमको मुहैया कराए, जिससे कि हम चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोगों ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं किया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर शराब बांटने के आरोप के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव से पहले ही आर्थिक कमजोरी का भी रोने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर कैसे 2024 की चुनावी बेला को पार कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस चुनावी माहौल में जो एक आरोप निकलकर सामने आता है, पौड़ी से विधायक कांग्रेस के जो विधायक हैं गणेश गोदियाल ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि सतपुली में शराब जो है बेची जा रही है या अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आ रही है कि अगर कोई साक्ष्य कांग्रेस के पास हो तो उसे पेश किया जाए, उस आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी। और कांग्रेस का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने का ही प्रचार प्रसार के दौरान इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और हालांकि इसी को लेकर अब ईडी की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है। तो चुनावी माहौल में अब एक नया ही जो सियासत का मुद्दा है, सियासतदानों को मिल गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज देवभूमि के दंगल में विस्तार से चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अनूप पंत जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पीसी थप्पलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, अनूप पंत जी से। अनूप पंत जी, गंभीर आरोप जो पौड़ी से लोकसभा विधायक कांग्रेस के ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो शराब बरामद की गई या शराब का जखीरा पकड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा था। इसको लेकर देखिए, आप आरोप क्या तो कहेंगे? कोई भी आरोप तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगा सकता है, परंतु आरोप के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब कांग्रेस के साथ में समस्या ये है कि मैंने इसी एक डिबेट में आपके साथ पहले भी बोला था कि ये बस खुलेआम झूठ बोलने का इनका व्यापार है। एक भी पॉइंट जो इन्होंने इस पूरे चुनाव के समय में बोला, क्योंकि इन्होंने काम तो किए नहीं, जो इससे पहले 10 साल थे उसमें इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। जितने भी काम किए या तो दारू वालों को फायदा हुआ है या खनन माफिया को फायदा हुआ था। यहाँ तक कि यूं भी कहें कि नदी बेच दी, जंगल बेचा, बेच दिया पहाड़, अब खर्चा आन पड़ा सर पे तो फिर से चंदे की आड़।
तो ये इस तरह के अब इस तरीके का व्यवहार जब होता है ना, तो फिर आपको कुछ कुछ चीजें जैसे खर्चा पर्चा और चर्चा के लिए आपको काम दिखाना पड़ता है। काम तो इनके पास है नहीं, तो क्या है कि ये छोटी छोटी छुटपुट राजनीति। अब इन्होंने किस जगह पे शराब पकड़वाई? जो बॉटलिंग प्लांट, उस बॉटलिंग प्लांट में कैसे, कौन सी कितनी शराब है, कहां से है, ताले के सामने खड़े हो जाना, ये कैसे पता हो सकता है? कोई इनका इंटरनल आदमी इन्हीं के लिए तैयारियां कर रहा था। अब शराब बेच के भी इनको पता है कि पहाड़ की जनता अब इनको वोट नहीं देगी, तो सबसे बढ़िया है कि इसको एक राजनीतिक ट्विस्ट दे दिया जाए और अपनी ही शराब को, मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिस तरह से आरोप लगा रहे उस तरह से वो आरोप खुल चुका है, तो अपनी ही शराब को ये बेच रहे। लेकिन कहने की बात यह है कि हम उस आरोप को आरोप की तरह से ले रहे हैं, उसके ऊपर सख्त हमने सवाल पूछे कि भाई ये शराब आपको पता चला है कि ये शराब अगर भाजपा की है तो आप सिद्ध करिए, पॉइंट्स दीजिए, सबूत दीजिए, कोई ना कोई तथ्य तो बताइए। अब इलेक्शन कमीशन उनसे पूछ रही, पूछा ना इलेक्शन कमीशन ने वापस उनसे। इससे पहले जो इन्होंने आरोप लगाया था पिछली डिबेट में भी, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। तो ये तो कांग्रेस का एक पारंपरिक तरीका है अपने आप को चुनावी रण में हमेशा उपस्थित रखने, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ झूठ झूठ, केवल झूठ। और हो सकता है कि जब ये बात पकड़ी जाए तो ये सिद्ध हो जाए कि ये इन्हीं के दोस्त यार। चलिए, ये गुंजाइश फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है कि ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं ये फिलहाल कांग्रेस का ही कारनामा हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मंजू त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अब नोटिस थमाया है, 24 घंटे में जवाब देने के लिए भी कहा गया है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कांग्रेस का है कि शराब सप्लाई करने का आरोप, और भारतीय जनता पार्टी अभी आप सुन पा रही होंगी अनुपम जी को, उन्होंने कहा जांच होगी तो पता चलेगा कि ये कांग्रेस का ही कारनामा है। चाहे वो मैं तो हंसी आ रही है मुझे। बैकग्राउंड वॉइस को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कैसे प्रवक्ताओं पे एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी, कितनी मतलब हिम्मत से ये लोग चोरी को भी छुपाने का काम करे। अरे भैया, सतपुली में शराब का जखीरा पकड़ा गया, अगर हमने ईमानदारी से इन्फॉर्म कर दिया तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर आप गलत काम करें, असल में क्या है कि ये लोग जो है ना इस समय पौड़ी से घबराए हुए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं एक तरफा गणेश गोदियाल जी चुनाव जीत रहे। बच्चा घर से निकल के कह रहा है कि मैं भी गोदियाल, मैं भी गोदियाल, मैं भी गोदियाल। इससे यह साबित होता है, इनकी बौखलाहट साबित होती, कुछ नहीं। क्योंकि करे क्या, 10 साल में अपना कोई रिपोर्ट कार्ड पेश कर भी नहीं पा रहे हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि यहाँ पर मोदी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी के नाम पर जनता वोट करेगी, और पौड़ी में पूरा जो इनका 400 पार का लक्ष्य है 5 लोकसभा सीटों को लेकर, उसी के आधार पर काम किया जा रहा है और जनता का रुख भी वैसा ही नजर आ रहा है। देखिए, बिना चुनाव के ही ये 400 पार फलाना ढमकाना बोलना इनकी तो आदत है। ये जो है जुमलेबाजी वाली सरकार है। अभी चुनाव हुआ नहीं भाई, किस दम पे आप बोल रहे 400 पार? काम कोई और कर रहा है, ठेका कोई और ले रहा है जीत का। मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हुए हैं गणेश गोदियाल जी, उनके कार्यकाल को भी आप जनता के बीच में जाइए, आप पूछिए और इन लोगों को पूछिए। जब करें क्या, जब इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के मंदिर में रातों रात सोना जो है पीतल में परिवर्तित हो गया, जब ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जब ये भगवान से नहीं डरते, भगवान के नाम पर लूट करते, इधर हुआ उधर अयोध्या में अभी देखा आनंद फानन में मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और एयरपोर्ट की छत जो है भरभरा के गिर गई, टूट गई। उसकी बात नहीं करेंगे। करें, इनका कुछ नहीं जो है, सिर्फ और सिर्फ इनका डर बोल रहा है कि क्या करे। गोदियाल जी की छवि को देख के ये लोग बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। भाई इस पार्टी का क्या 400 पार कर रहे, अभी तक 3 दिन पहले तक इनका मैनिफेस्टो जारी नहीं था। करे क्या, मैनिफेस्टो में क्या जारी करेंगे? ये खाली पिछली बार गाई गीत गाए जा रहे हैं कि 400
400 पार जनता को खाली गुमराह करने की। अरे भाई इतने ही आप ईमानदार हैं, हमारे तो 1 साल पहले से ही राहुल गांधी जी न्याय यात्रा शुरू कर दिए, मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू मुद्दे बहुत हैं, विपक्ष के पास भी मुद्दे बहुत हैं जिन पर हम बात करेंगे। प्रतिक्रिया ले लेते हैं सभी मेहमानों से पहले, इसके बाद इस बात का जवाब भी लेंगे अनुपम जी, लेकिन पहले थपलियाल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी का कर लेते हैं। ठीक है मंजू जी, आते हैं, आपका रुख करते हैं। थपलियाल जी, क्या लगता है ये जो आरोप गणेश गोदियाल की तरफ से लगाए गए हैं पौड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो गंभीर आरोप भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है इस बात का, क्योंकि एक लोकल जो छवि है गणेश गोदियाल जी की, उसको देखते हुए? देखिए, दुर्भाग्य से जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरा क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो अनु पंत यहाँ पे आए हैं इनका भी क्षेत्र है। इनके पिताजी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट रहे हैं देहरादून में, और ये हमारे उत्तराखंड क्रांति दल डी से इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा। और ये दीगर बात है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की जमात में एक महत्वपूर्ण पद पे है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नेताओं का अकाल पड़ गया है। अब सवाल उठता है कि मेरे जो सतपुली का ये प्लांट है, ये प्लांट त्रिवेंद्र के टाइम पे स्थापित हुआ था, और त्रिवेंद्र ने हमें कुछ और तो नहीं दिया, लेकिन उनका भी क्षेत्र है, त्रिवेंद्र पवार का भी क्षेत्र है। उन्होंने देवप्रयाग में एक फैक्ट्री लगाई शराब की, और एक फैक्ट्री यहाँ पे लगाई। दोनों फैक्ट्रियां संचालित हैं बाहर के माफियों द्वारा, दोनों बाहर के। उत्तराखंड के होते तो इस समय इतनी बड़ी डिबेट नहीं करनी पड़ती, सच और झूठ सामने होता। लेकिन अभी अनु पंत ने बोला कि साहब ये शराब उनकी भी हो सकती है, लेकिन अनुपंत जी ने वो नहीं सुना कि सरकार ने कबूल कर लिया है कि ये सरकार वैध है। सरकार ने मोहर लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है, इस साजिश में अब सरकार शामिल है, ये स्पष्ट हो चुका है, शामिल है। अब ये सच है कि झूठ है, कौन अपराधी है? सबसे पहले आते हैं ये जो फैक्ट्री है इस सतपुली में एक ऐसी जगह, वीरान जगह में लगी हुई है, और हमारा दुर्भाग्य है कि इसी जगह में ऊपर जो पहाड़ है, क्योंकि सतपुली हमारा एक महत्वपूर्ण टाउन है, और इसी को मैं बोलता हूं कि भविष्य का मिनी हरिद्वार है। और वहां पे इन्होंने जो ऊपर हमारा चारागाह था, उसको भी एक माफिया के हवाले भाई त्रिवेंद्र ने कर रखा है, जो वहां पे सोलार का, पूरे चारागाह में सोलार, जबकि सोलार पहाड़ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो वेजिटेशन को खत्म करता है। लेकिन छोड़ो इस बात। जब इस फैक्ट्री का शिकायत उनको गोदियाल जी ने की, तो ये सुबह सुबह का टाइम था, कार्यकर्ता वहां पहुंचे, कुछ पत्रकार भी वहां पे पहुंचे, सोशल मीडिया के पत्रकार। सोशल मीडिया के पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये जब वहां पे पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां पे था, और वो बोला, वो वहां पे इन पेटियों को रख रहा था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वो मैनेजर था फैक्ट्री का, गौरव सैनी उसका नाम था। देखिए जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल ऑथेंटिक, ये रिलीज मतलब पत्रकार माध्यम से ये मीडिया में सर्कुलेट हो चुका है। अब उन्होंने काटना है कि वो गौरव सैनी ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। अब आइडेंटिटी छुपने के बाद आप ये देखिए कि शिकायत जब पौड़ी डीएम को हुई, तो पौड़ी डीएम ने 1:30 बजे आबकारी विभाग को इंस्ट्रक्शन दिए, जबकि 12:30 बजे उस दिन के टाइम पे आबकारी विभाग के लोग ऑलरेडी पौड़ी में घूमते हुए लोगों को नजर आए। उन लोगों की भी शिनाख्त हो चुकी है। लोगों ने, जनता को मालूम है कि कौन लोग थे जिन्होंने आबकारी अधिकारियों को वहां घूमते हुए देखा। अब आबकारी अधिकारी देखिए, आप उस दिन नहीं आए, रात के 8 बजे पहुंच रहे हैं, और वहां पे आके जब अंधेरा हो गया तो अंधेरे में जो आबकारी अधिकारी लाइट ऑन नहीं करने दे रहा, बताओ, बोल रहा है वो फैक्ट्री में, कह रहा कि साहब ये स्पार्क हो जाएगा। मतलब ये वायरल हो चुका है, ये न्यूज वायरल हो चुकी है। अब वो व्यक्ति डिनाई करे कि मैंने मना किया था,
कि साहब ये स्पार्क हो जाएगा इस फैक्ट्री में। उसके बाद आप ये देखिए कि आबकारी विभाग नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है जिंदगी में पहली बार। देखिए कितनी बड़ी टेंशन, कितना उनका वो हुआ कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस पौड़ी में ली पत्रकारों को बुलाकर, और तब सफाई देते हुए कहा कि साहब ये तो वैध थी। ये जो फैक्ट्री है, जिस तरह से बनांतरा का केस है कि जिस तरह से ये एक देह व्यापार का केंद्र भाजपा उत्तराखंड को बना रही है, उसी तरह से ये शराब का पूरा अड्डा, क्योंकि हमारी जो पानी है एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये आरोप जो निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है पीसी थपलियाल जी, वापस से आपका रुख करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके बाद वापस से आपका रुख करेंगे। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरीके से ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, सतपुली जो बॉटलिंग प्लांट के जरिए अवैध शराब जो है सप्लाई करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कांग्रेस के पौड़िया से जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी ने। साथ ही अब निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस भी थमा दिया गया है, 24 घंटे में जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। जी देखिए, ये कोई नई परिपाटी नहीं है सोनी जी, ये कोई नई परिपाटी नहीं है। चुनाव जो पिछले इतने दशकों से होते आ रहे हैं उसमें ये एक कल्चर है, ये चला आ रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया और एजेंसीज इतनी सक्रिय हो चुकी हैं, तो उसके चलते जो अब धरपकड़ है वो थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये इस समय वाकई, जैसे अभी पीसी थपलियाल साहब ने पूरा बहुत विस्तार पूर्वक पूरा बताया है, ये एक साधारण विषय नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। और इस विषय को लेकर बहुत गंभीर होना चाहिए यहाँ के सुरक्षा एजेंसीज को भी, क्योंकि यहाँ के जो 3-4 ही बॉर्डर हैं केवल, उन बॉर्डर से अगर बाहर से शराब आती है या यहां से कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये चुनाव का क्या प्रभावित करेगा, ये तो अलग बात है। नरेंद्र जी, आपके पास से इत्तेफाक रखते हैं, मुद्दा गंभीर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने सियासी फायदे में लग जाती हैं, क्या ये जायज है? नहीं देखिए, ये शराब के बिना तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं, आज से पहले भी नहीं हुआ कभी भी। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां क्या लग जाती हैं और दूर क्यों जाते हैं? यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 लोग बैठे हैं, इसमें से 3 शराब पीते होंगे। तो अब बात ये है कि हमें इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस बात से सोचना चाहिए कि ये चुनाव कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे 11,729 बूथ हैं और ऐसे बूथ हैं जहां पे सिर्फ 4 मतदाता हैं और उसकी देखरेख करने के लिए 6 कर्मी लगे हुए हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं और 4 मतदान केंद्र के हैं, और वो 4 लोग वोट डालने आएंगे, उनका इंतजार करेंगे 6 लोग। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस खूबसूरत जो एक पर्व है ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का, इसको बदसूरत होने से बचाना चाहिए। और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से पहले आज तक चुनाव होते आए हैं, वो जमाना और था जिस समय कहते थे कि मोहर लगेगी इस हाथ पे या कमल पे या किसी साइकिल पे, तो वो मोहर तो लगती नहीं, अब तो बटन दबता है। लेकिन बटन दबाने के साथ भी सारी मान मर्यादाएं कायम रहें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती और निखर के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अनूप पंत जी से उन तमाम सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। आपने मंजू त्रिपाठी जी को भी सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पौड़ी भाई जो गणेश गोदियाल जी के समर्थन में लोग इतना समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। क्या डर है क्या अनूप पंत जी? अनम्यूट कर लीजिएगा। क्षमा कीजिएगा जी। देखिए, मैं सारी चीजों का एक एक करके जवाब दूंगा, मैंने सबकी बात रख दी है, परंतु मैं सबसे पहले नरेंद्र जी ने जो बोला है मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, कल्चर की बात कर रहे हैं, शराब पिलाने के कल्चर की, और जैसा कि पीसी थपलियाल जी ने भी बताया कि मैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र से ही आता हूँ। मेरा वो क्षेत्र है जो कई सालों पीछे चला गया, जिस समय कांग्रेस की वहां पे सरकारें बनती थी, शराब सड़कों पे बिकती थी, उसके अगेंस्ट लड़े थे हम। शराब की वजह से हमारे कई साथी हमारे बीच में नहीं है, और ये गवाही शायद मुझे पता नहीं, परंतु अगर थपलियाल जी भी दे पाएंगे, मेरा इलेक्शन
ऐसा था कि जिसमें कि उन बच्चों ने भी शराब को ना हाथ लगाया और ना ही मेरे कभी भी किसी भी इलेक्शन में शराब बिकी। और उस जगह को जब मैं आज की डेट में भी देख रहा हूं तो मैं आज की डेट में आपको ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसमें भी शराब अनूप जी, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सप्लाई की जा रही है, ना ये कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो ये किसकी है? ये कैसे साफ होगा? इसकी जांच होगी? बोलना चाह रहा हूं, ये जांच से साबित होगा। मैंने आरोप नहीं लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस की है, परंतु ये पूरा जो नाट्यक्रम है ना, ये कांग्रेस ने यहाँ पे स्थापित किया है। शराब आई, बताया कि उनकी, देखिए ये शराब पकड़वाते और उसके बाद जांच से पता चल जाता किसकी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये भाजपा की शराब है, तो इनको वो बताना पड़ेगा ना कि ये शराब कैसे आई भाजपा की। ये तो नहीं है कि अगर आपके बच्चे सड़क पे जा रहे हो, उसको कल की डेट में कोई पकड़ के बोल दे कि आज ही इस लड़के ने हमारे साथ छेड़खानी करी है, तो क्या वो सत्य हो जाएगा? ये तो ऑन द कॉन्ट्ररी गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी से बचने के लिए ही उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा को चुना, क्योंकि ऐसी गुंडागर्दी सड़क पर कांग्रेस लगातार कर रही थी। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। मैं हमारी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्हीं के सवाल पर आता हूं। इन्होंने बोला सोना गायब होने की, ये बहुत अहम बात है। देखिए चोरी के बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि वो सोना भाजपा ने खरीदा या किसी व्यक्ति ने सोना खरीद के जब केदारनाथ में लगाया, जिसकी ये बात कर रही हैं, तो क्या सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने उसको कोई एटीजी का सर्टिफिकेशन दिया? क्या उसको पैसे दिया या क्या उसको नाम भी दिया कि भैया इस व्यक्ति ने यहाँ पे सोना चढ़ाया है? नहीं। एक श्रद्धालु ने ये बोला कि मैं कुछ चढ़ाना चाह रहा हूं, उसको मंदिर समिति ने बोला आप चढ़ाइए, उसने चढ़ाया और वो गया। ना हमने उसको कोई पैसा दिया, ना हमने उसको एटीजी सर्टिफिकेशन दिया, ना ही हमने उसको कोई मान्यता दी, ना ही हमने उसको मान्यता प्राप्त कराई। दूसरी बात, अगर ये इसकी जांच कराएंगे, या जांच तो इसकी हो चुकी थी, क्योंकि जांच क्या है, उसमें तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। वही व्यक्ति जाता है, सोना चढ़वाता है अपनी चद्दरों में। जांच कराना भी विपक्ष के हाथ में नहीं है ना अनूप जी। मैं वही बोल रहा हूँ, विपक्ष के हाथ में नहीं है जांच कराना। आते हैं नरेंद्र जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन तमाम मुद्दों के बीच अब सियासत इस बात को लेकर कि ये अवैध जो शराब है सप्लाई किस पार्टी से की जा रही है, हालांकि ये जांच का विषय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार और अब चंद दिन बचे हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अपनी बात को आप कर लीजिए, इसके बाद मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। मैं जो सोने की बात करी अभी अनु जी ने और बाकी साथियों ने, मैं आपको बताऊं केदारनाथ में जो सोने का जिक्र हो रहा है, हमारा जो संस्थान है उसने वहां पे CSR एक्टिविटी करा है और उनके साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अजय जी हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया था कि जो सोना है जिस दानदाता ने दिया है उसमें वो सोना नहीं, वो पहले यही था कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। तो उस पे वहां से राजनीति शुरू हो गई, तो वो भी एक थोड़ा सा उसका गलत असर गया। सही है, विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया कि सोने को पीतल बना दिया गया। ठीक है, के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैडम मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए किस व्यक्ति ने इस पे इल्जाम लगाया, अखिलेश आते हैं जो कि ना मंदिर मानते हैं, केवल मस्जिद मानते हैं, और मानते हैं कि भाई मंदिरों के ऊपर उन्होंने दान भी दिए तो कब्रिस्तानों को। उस व्यक्ति ने आके एक दिन मंदिर में आते हुए कहते हैं यहाँ से सोना गायब हो गया। उसके बाद उन्हीं के जो ये लोग हैं जो बोलते हैं कि हम क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो लोग आके इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाते हुए, अभी सर ने जैसे बताया, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉजिकल और जो स्पेसिफिक टेक्निकल चीजें उसके ऊपर बात होनी चाहिए। कभी भी सोने की आपने दीवारें देखी हैं? सोने का पानी चढ़ाया जाता है, और अगर किसी ने सोने का वहां पे रखा होता, कुछ भी रखा होता, उसके ऊपर सिक्योरिटीज कितनी होती? विपक्ष अगर सत्ता में आएगी तो मे भी पॉसिबल हो जाएगा। क्यों मंजू त्रिपाठी जी? देखिए हम तो तैयार है ना, हम लोग तो विपक्ष से ही हम लोगों का जन्म हुआ है। अनुपन जी, ठीक है। देखिए मंजू त्रिपाठी जी, हालांकि गणेश गोदियाल जी कहते हैं कि नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर साक्ष्य हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो शराब है सप्लाई की गई है, तो क्या इसके कोई साक्ष्य हैं विपक्ष के पास? वो पेश किए जाएंगे आने वाले समय में। अनुपन जी बात पूरी हो जाए, इसके बाद आपका रुख करेंगे।
जी नहीं, मैं पहले दो चीजों के जवाब दे दूं क्योंकि वो रह रहे हैं। पीसी थपलियाल जी ने भी एक सवाल उठाया था, ठीक है ना। पीसी थपलियाल जी ने दो चीजें उठाई थी। उन्होंने बोला था ये जो माफिया है, माफिया यहाँ पे सक्रिय है। तो पहली बात तो ये है कि उस माफिया के बारे में बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहते हुए भी मुझे ये बड़ा फ्रीडम था कि मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ। उन माफियाओं के बारे में, उनके बारे में तथ्य दे दीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं ही उस पर्टिकुलर चीज को कोर्ट में जवाब दीजिएगा अनूप जी, आपका काम है जवाब देना। सोलर से ये वेजिटेशन खत्म करने की बात कर रहे थे, ये उन खेतों में हो रही है जिन खेतों जो कि रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत आते थे, और वहां पे उतने परिवार नहीं है। हम दो, हमारे दो की तो हमारे यहाँ जो प्रचलन चला आ रहा था ना, पहले एक घर में 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे। एक नाली जमीन जो यहाँ पर प्लेन में जो खेती करती है, उसके लिए हमको वहां पे 8 नाली चाहिए होती है। इसका सिस्टम होता है पहाड़ में। उन लोगों ने वहां पे सोलर लगाया, और मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर मेरे पास भी कोई कैपेबिलिटी हुई तो मेरे पास भी जो बड़े चक होंगे उस पर सोलर लगेगा, और उसके साथ ही खेती भी होगी, तो उससे वेजिटेशन लॉस नहीं होती। क्योंकि आज की डेट में बंजर खेत की आबादी के ऊपर भी सबसे बड़ा काम हम ही लोग कर रहे हैं। चलिए, पहाड़ों को लेकर क्या सोच रहेगी सत्ता पक्ष की, उसको भी जानेंगे। मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी से हमारा सवाल था कि क्या साक्ष्य है विपक्ष के पास कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये शराब सप्लाई की गई? देखिए सोनी जी, बीजेपी जो है ना, बीजेपी वाले आज अपने धन बल का प्रयोग करके आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है भाई, करिए, आपकी सरकार है, लेकिन क्या ये सोचते हैं कि ये गणेश गोदियाल जी की छवि को धूमिल कर लेंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। सच सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। वो इंसान जनता के जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, जन जन के बीच में जा रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है। ये क्या सोच रहे हैं कि विपक्ष के अकाउंट हम सीज कर देंगे, आर्थिक तंगी के कारण विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा? तो ये अपनी कहिए कि दादागिरी जो है छोड़ने का काम। शराब की जहां तक बात की जाती है, पहले आप देखती थी देहरादून शहर में कि कहीं शराब की खुलेआम दुकानें देखती, अब आप जाइए देखिए बल्लूपुर पे, इधर देखिए उधर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, सरेआम बैठ रहे हैं कि जैसे कैफेटेरिया में बैठ रहे हो। तो इतना धड़ल्ले से जो लाइसेंस दिया जा रहा है, ये भी क्या झूठ है? तो मैंने कहा ना कि इस गवर्नमेंट की कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा अंतर है। ये तो बिल्कुल मधुशाला को बिल्कुल खोल के रखा हुआ है। उनके हरिवंश राय बच्चन की वो 4 पंक्तियां है ना कि मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो ये लोगों की बात जो है, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी दिन रात इसी न्याय के लिए, जनहित के मुद्दों को, बेरोजगारी के लिए मैं कह रहे साक्ष्य साक्ष्य साक्ष्य। अंकिता हत्याकांड में साबित हो गया कि वीआईपी के जो है भाजपा नेता के बेटे का हाथ है, उसको क्या कर दिया? साक्ष्य मिला तो उसको लाके खड़ा किया, और बात करते हैं साक्ष्य की। किस किस चीजों का ये लोग साक्ष्य? मैं इस पे आना चाहूंगा क्योंकि देखिए बहुत गंभीर आरोप है और झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता कि साक्ष्य मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। साक्ष्य का मतलब है प्रूफ। आपको प्रूफ देना है, कहानियां नहीं देनी है। अंकिता भंडारी जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आप अंकिता भंडारी, देखिए कांग्रेस जो यहाँ पर है ना, अंकिता भंडारी के मामले में गिद्ध की तरह काम कर रही है, उस गिद्ध की तरह जो कि तड़पते हुए लोगों को, जिनकी दुख है, जिनका दुख है, उनके घरों में जाके उनके दुखों की लाश के ऊपर महिला जो है किसी व्यक्ति का वो नहीं है, भाजपा कांग्रेस की नहीं है, नारी नारी है। नारी सम्मान की अगर बात करें किसी भी रूप में कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, जहाँ तक नारी सम्मान की बात आएगी, मैं भी किस तरीके का चरित्र है। दूसरी बात मैं तो मैं नारी सम्मान के लिए बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, बार-बार इस मुद्दे को उठाऊंगी। ठीक है मंजू जी बात पूरी हो गई। मंजू जी बात पूरी हो गई। अनूप जी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। जो है श्राप आप लोगों को ले डूबेगा, आप लोगों के अहंकार को खत्म कर देगा। करने वाले ये लोग थे। और उसी पे मैं एक पंक्ति और डालता हूं कि जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हम आएंगे ये करेंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंडहीन विष रहित विनीत सरल हो। वो व्यक्ति जिसके पास, और यहाँ पर जो विष है वो इनके पास में है, मैं मानता हूं, परंतु चरित्र की रिक्वायरमेंट होती है। वो लोग जो डेनिस और इस तरह की शराबों से हमारे लोगों का जो जिन्होंने कलेजा छन्नी कर दिया ना, जिन्होंने उनके हाड़ गला दिए, आजकल देख लीजिए कलेजा। ठीक है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगा है अनूप पंत जी
क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद मुझे लगता है इस तरीके के प्रचार प्रसार बंद हो जाने चाहिए जो आरोप लगाया गया। और काफी पंक्तियों का मैं देखिए, अभी आपने सवा सौंपती उस बंदी को कहा ना, उसका जवाब भी मैं कविता के माध्यम से ही दूंगी। की हड्डियों पे उन्होंने लाठी खाई है और उसके बाद ये भाजपा बनी है। ये वो क्षेत्र है, आप गलतफहमी में है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करने, और गणेश गोटियाल जी के लिए बोल रहे हैं कि बच्चा घर से बाहर निकल के आ रहे हैं। मैं पूरा अभी पौड़ी का क्षेत्र घूम के आया हूँ, कौन सी जगह का, एक श्रीनगर के कुछ गाँव के अलावा गणेश गोटियाल जी और जगहों पर जाने से भी ठीक है। और ठीक है अनुपम जी और मंजू त्रिपाठी जी, आप लोग धूमिल का ठीक है, ज्योति का जोड़ लगा लीजिए, गणेश गोटियाल जी की छवि को धूमिल नहीं कर पाए। और भी 4 सीटें हैं मंजू त्रिपाठी जी, उसको लेकर विपक्ष की रणनीति को लेकर हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इंतजार। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप लगा है, वो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनसे बखूबी वाकिफ हैं आप अच्छी तरीके से, लेकिन किन मुद्दों को लेकर हमारे ये सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीर हैं, क्या नजर आ रहा है? उनके आगे डिबेट करना मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि सतपुली का जो ये प्लांट है टोटली पहाड़ी में है, इसके ऊपर भी पहाड़ है और नीचे भी पहाड़ है। अगर किसी को सतपुली का भूगोल पता हो और उस क्षेत्र से आता हूं जी सर, ठीक है, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। अनुपम जी प्लीज, अनुपम जी, मंजू त्रिपाठी जी और अनुपम जी, पीसी थपलियाल जी को मुझे म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज, आप लोग समझते नहीं है। पीसी थपलियाल जी से हमारा सवाल है, पीसी थपलियाल जी से हमारा सवाल है, उन्हें बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप रुक करेंगे। भाजपा वालों की आदत है कि लोगों को कहीं पे भी बात दबाने से दबेगी नहीं, मार रहे थे। चलिए पीसी थपलियाल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका मतलब, मैं चैनल को कह रहा हूँ, मीडिया को कह रहा हूँ कि जो वो जगह है जहां पे ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में एक दिन में 6 करोड़ रुपए की शराब आना अचंभित करता है। यानी कोई दमदार आदमी, और जिस आदमी के नाम की ये फैक्ट्री है शायद ये व्यक्ति नहीं बता सकते, मैं बताऊंगा किसके नाम की फैक्ट्री, बिजनौर का है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, और जब ये मुख्यमंत्री का वो हो रहा था, मतलब मुख्यमंत्री बन रहा था ये, तो यहां के बिजनौर के इसी ग्रुप ने IAS अमित नेगी को बोला, बिहेव प्रॉपरली, अपनी टांग नीचे कर। अमित नेगी जैसे सचिव को हाँ, क्या पता है, हम झूठ बोल रहे हैं सब कुछ, मैं जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं साहब माफिया का जवाब दीजिए ना, माफिया का सबूत दीजिए, आप बताइए माफिया या तो कर सकता है एक दिन में कुछ भी बोल रहे हैं। पॉइंट आपने कुछ पूछा, आपने पूछा सबूत बताइए, कांग्रेस बोलती है कि सबूत नहीं है, मेरी कहानी सुन लीजिए। पीसी थपलियाल जी बोल रहे हैं माफिया थे वो, और माफिया सर माफिया बताइए। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी प्लीज, माफिया सुनने नहीं देना चाहते हैं। बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है। मंजू त्रिपाठी जी, आपसे सवाल पूछा गया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अनुपम जी बीच में मत बोलिए प्लीज, पीसी थपलियाल जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद मैं देता हूं सर आपका केस फ्री में जी। मैं मैडम ये बोल रहा हूं कि कोई पावरफुल व्यक्ति ही 6 करोड़ की शराब एक दिन में ला सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में फैक्ट्री का मैं पूरा डायरेक्शन कर रखा हूं, मैं जो राणा है बिजनौर का विधायक, और इसमें 21 में 5 और डायरेक्टर इन्वॉल्व कर रखे, 5 और डायरेक्टर है इस समय, वो अब बैक डोर में चले गया। मैं पूरा गैंग को, पूरे लोगों को जानता हूं, मैं ठीक है भूल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब 6 करोड़ की शराब एक दिन में आ जाती है एक जगह पे, तो बहुत बड़ी घटना है। और मैं एक चीज और बता दूं, भगवान ये देव वास्तव में देवभूमि है मैडम, क्योंकि यहां जब पहले भी एक ट्रक शराब का सतपाल महाराज अपने चुनाव में ला रहे थे, वो लमड़ गया था मैडम, ज्वाल्पा देवी के, वही ज्वाल्पा देवी है, वो पूरा का पूरा पहाड़ में गिर गया था, और पूरी बोतलें लोगों ने, हम उसके भी साक्षी हैं। ये जो घटनाएं हैं, अगर ये झूठ निकल जाए
हमें डिबेट में मत बुलाना कि ये झूठा आदमी है। आप झूठ, जो सच्चों को बुलाया करो जो सच बोलते। ठीक। अब यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि अगर ये जो बात हुई है वहाँ शराब की, और शराब में अगर अभी एक बात आई कि साहब वो गोदियाल को केवल श्रीनगर में देख रहे हैं, तो हमने उस दिन आंख में पट्टी बांधी हुई थी जिस दिन नामांकन हो रहा था गोदियाल का। ठीक है, ये कोई और देखा जाए शराब और वोटिंग के दौरान और इस तरीके का। मैडम ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम मैं जवाब दे दूं इसका। देखिए अनुपम जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, नरेंद्र सेठी जी का रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 शब्दों में जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मंजू त्रिपाठी जी ने भी और पीसी थपलियाल जी से भी 2 सवाल पूछे गए थे कि इनसे पूछा गया था कि माफिया का बता दीजिए। माफिया की डेफिनेशन तो शायद इन्होंने ना माफिया की डेफिनेशन के हिसाब से सबूत बताया और ना ही मंजू जी ने बताया। शायद हो सकता है कि आगे वो कहीं ना कहीं इस चीज को बता देंगे। जहां तक कि शराब की बात पीसी थपलियाल जी कर रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, शराब लाने वाला माफिया ही होता है। अरे सर धंधा तो सर मैं वही। चलिए अनुपम जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। तथ्य दे दीजिए। आपने तो आपको एक कमरे के अंदर आपने किताबों में कुछ कहानी बनाई और उसको आपने अपने कैमरे के सामने बोल दिया। मैं कह रहा हूं। चलिए अनुपम जी वापस से आपका रुख करेंगे, तब अपनी बात को रखिएगा और जवाब दीजिएगा। नरेंद्र सेठी जी का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र सेठी जी, विपक्ष लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर रहा है, चंदे का जिक्र कर रहा है, और चंदे को लेकर अब क्योंकि 2024 का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है विपक्ष के लिए ये रास्ता इतना आसान होगा? सोनी जी, जो चंदे का जिक्र है या अभी जो ये पूरी डिबेट में चल रहा था बहसबाजी आपस में, जिस बात को लेकर कि शराब की बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही थी धड़ाधड़, तो वो जो ये मुद्दा है ना, ये वाला, इस मुद्दे को लेकर मेरा इतना कहना है क्योंकि हमारे पास कानून के जो दांत हैं वो नोकीले नहीं है। दिक्कत ये है क्योंकि अगर दांत नोकीले होंगे ना, तो जैसे थपलियाल साहब इस समय ग्लासगो में हैं और आप बाकी विदेशों में देखिए, सिंगापुर हो या बाकी और जहां देश हैं, वहां पे बहुत सख्त कानून है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के भी। आप अगर आर्थिक घोटाला करेंगे तो उसके ऊपर भी मृत्यु दंड है। यहाँ असल में है नहीं। सबको मालूम है कि आप अगर 100 करोड़ का घोटाला करोगे तो आपको बहुत आसानी से कोई अच्छा वकील निकाल देगा। तो इस चीज के ऊपर जब इसका खौफ होगा, डर होगा कि आप अपराध कर रहे हैं, अपराध यहां सिर्फ मर्डर को अपराध माना जाता है, बाकी किसी को कुछ अपराध ही नहीं माना जाता। लेकिन पहली बार केजरीवाल जो बैठे हैं तिहाड़ में, उनको यह पता चला कि अपराध ये भी होता है। तो हमें दांत मजबूत करने पड़ेंगे, दांत इतने मजबूत करने पड़ेंगे जिससे कि ये जो से ट्रक 6 करोड़ की शराब या जितनी भी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए खौफ हो, डर हो, पता हो उसको कि मेरी कम से कम 2 साल जमानत नहीं होगी या हो सकता है उम्र कैद हो जाए, तो उस दिन ये सब समस्याओं से निजात मिल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी विल पावर अगर आपके पास है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए धर्मांतरण के ऊपर, नकल के ऊपर और इतने अच्छे कानून आए हैं उसके ऊपर। नहीं, थपलियाल जी उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। सख्त कानून बनाया गया नकल विरोधी। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप पहले देखिए, समर्थन तब होता है ना कि आप उसका कोई एक साइटेशन देखिए कि इस कानून का हमने पहला उदाहरण ये देखा कि इसको दंड मिला, तो उसका इंतजार भी है ना। हम ये कहें, मैं ये कहूं कि एक कानून आया था कि आप अगर किसी लड़की को अगर 45 सेकंड से ऊपर घूरेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये संविधान में है, बिल्कुल। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि उस कानून के तहत एक मिनट मंजू जी, उस कानून के तहत मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पूरे देश के पूरे जितने 36 राज्य हैं वहां पे घूरने पर कितने युवकों को जेल हुई है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट में भी होगी। तो इसलिए जो दांत मजबूत करने हैं वो बहुत जरूरी है। कानून तो बने हैं, हमारे पास सब है कानून, बिल्कुल कानून तो बना दिया गया है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया या उसके तहत अपराध हो गया और उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई। और इसको लेकर अब क्या सजगता होगी आगे। और इस लोकसभा चुनाव के बीच एक सबसे अहम मुद्दा जो विपक्षी पार्टियां लगातार मंजू जी उठा रही हैं कि भाई जो अकाउंट हैं विपक्षी पार्टियों के सीज कर दिए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या लगता है अब ऐसी समस्या, क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ जो ये इलेक्शन है
उसे फतेह करने की एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। सोनी जी, सीज तो उनको किया जाता है। देखिए मैं बताऊं, राजस्थान में ना जो मारवाड़ी होते थे ना, जो अपने को दिवालिया घोषित कर देते थे, तो जैसे कोई एक बार का दिवालिया है तो वो अगर दो बार के दिवाली के पास जाएगा तो उसका रिश्ता नहीं होता था। वो कहता था ये इससे ज्यादा बड़ा वाला है क्योंकि ये 2 बार दिवालिया घोषित हो रखा है। तो अगर इनके अकाउंट सीज हुए हैं ना कांग्रेस के, तो इसका मतलब इनके पास अथाह धन संपदा है, तभी तो सीज हुआ। तो सीज तो उसी स्थिति में होता है। नहीं, अभी तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बना दी ना, ये आरोप है विपक्ष का, इसलिए मैंने पूछा मंजू त्रिपाठी जी से कि अब आगे की रणनीति क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो दिखा है कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो साफ ही हो गया कि किसने 10 साल के अंदर किसने सबसे ज्यादा चंदा लिया है, किस तरह से अपने उद्योगपति मित्रों को बड़े से बड़े ठेके दिए गए, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो अयोध्या हो। अभी मैंने विपक्ष को नहीं मिला, विजिट किया, मैं अयोध्या में भी गई तो पता है क्या कि भाई वहां के स्थानीय लोग अपने आप को ठगा महसूस करे। कहा कि बोला जी गुजरात की सब कंपनियां आई हैं, सभी को ठेका पट्टा दिया गया। तो इन्होंने कुछ नहीं, ये गरीब जनता की सरकार नहीं है, ये पूंजीपति उद्योगपतियों की सरकार है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है। इनका भी कह रहे थे ना कि मैं पंक्तियां बोलूंगा, पंक्तियां पंथ जी मुझे भी बोलने आती है। भगवान राम के पास पूरा राज्य छोड़कर अयोध्या से वो निकल गए थे, कुछ नहीं था उनके पास। अब ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग बोलते थे राम का सबूत, उनके एक अंगद ने जाके रावण को चैलेंज कर लिया था अपने पैर को, अपने पैर उनकी सभा में। सुन लीजिए बोलना मुझे भी आता है। अंगद ने रावण के सामने अपना खाली पैर रखने के पैर, रावण को उठना पड़ा था अंगद के पैर को हिलाने के लिए, लेकिन रावण नहीं उठ पाए थे। अंगद ने रावण को ललकार के, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, सब में मत बोलिए, सुन लीजिए पहले आप मेरी बात। अंगद, मैं कहता रही हूँ पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, आपको मौका मिला था, मैं नहीं बोल रही थी कि अंगद ने रावण पूरी सभा में ललकार दिया था यह कहते हुए कि गूलर फल समान तो लंका बसो मध्य तुम जंतु शंका, और मैं बानर फल खात न बारा आयुष दीन न राम उदारा। उन्होंने कहा तुम्हारी लंका तो गूलर के फल के समान, उनके पास कुछ नहीं था, खाली भगवान राम की सत्यता उनके अंदर थी, उसको लेके उन्होंने घमंडी रावण को ललकार दिया था और उसके पास सब कुछ था लेकिन उसको परास्त कर दिया। वो सच आपको पता ही है कि आप बहुत राम जी को मानते हैं। मानस की पंक्ति आप मुझसे भी सुन लीजिए, एक एक प्रकरण पे आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, विपक्ष आपने बहुत सही बोला। किसी चीज को जानते हैं तो ढंग से जानते, आप सब कुछ कर लीजिए कांग्रेस पार्टी से, प्लीज कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। हम जनहित की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा उद्देश्य खाली सत्ता पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य उस गरीब के साथ रहना है, उस नौजवान के साथ। ठीक है मंजू जी, आपका उद्देश्य है, यानी कि विपक्ष का उद्देश्य है गरीब के साथ रहना है और न्याय का जिक्र किया गया है। अनुपन जी आपसे सवाल, अनुपन जी क्या लगता है इन 10 सालों में सबसे ज्यादा चंदा किसे गया? विपक्ष को नहीं गया? थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग रथ यात्रा लेकर निकले थे तो उस समय से लेकर आज तक तो राम को मिथ्या मानने वाले लोग थे। ये कोई मिथ्या नहीं मान रहा है। राजीव गांधी जी को समय में भूल रहे हो आप लोग। 86 में ताला किसने खुलवाया था? आप लोग गलत चीजों को लेकर वो ताला किसने खुलवाया था? शिलान्यास किसके? चलिए आप लोग मुद्दे पर बात नहीं करते भाई। मंजू त्रिपाठी जी कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ठीक है, ये रामचरितमानस का पाठ मुझे लगता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जिन लोगों के पैसे छुपे हुए थे, देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त नदी बेचने वाले, पहाड़ बेचने वाले। कपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, ठीक है, एक दूसरे को आप सुनाइए आपस में। कपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं जो सवाल उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। मंजू त्रिपाठी जी आपसे मेरा सवाल था कि आप लोग चंदे पर बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई विपक्ष के अकाउंट को सीज कर दिया गया, तो अब आगे 2024 के लिए क्या कुछ रणनीति होगी? भाई आर्थिक तंगी के साथ तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मंजू जी इसका जवाब आपने नहीं दिया। ऐसा नहीं है,
हम जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हमारे पास कुछ भी ना हो। मैंने कहा, भगवान राम का उदाहरण इसीलिए तो दिया था, मैं मानस का पाठ नहीं कर रही थी, कि हम जन जन के साथ हैं, उस गरीब के साथ हैं, उस गरीब महिला के हाथरस ये साफ हो जाएगा। 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। जन समर्थन किस ओर जाता है या राम का आशीर्वाद किसको मिलता है। ठीक है अनुपम जी, चंदे को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है चंदे की मांग को लेकर, तो सबसे ज्यादा चंदा किस ओर गया, इस पर थोड़ा सा बात कर ले। बिल्कुल 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 बात कर लेते हैं। इन्होंने सबसे बहुत अच्छी बात करी कि गरीब के साथ है, ये उसी गरीब के साथ है जिनको इन्होंने 70 सालों में गरीब किया है, उसके साथ इनको रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी बात यह है कि चंदे की बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही पता चल रहा है ना कि किसने किसको कितना चंदा दिया। कांग्रेस को उसमें से चंदा नहीं मिला क्या? ये इसलिए नहीं बौखलाए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने जो पैसा दबा रखा था, जो पैसा दिया नहीं था ना, उस चीज की जब रिकवरी होनी, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे मत करो भाई, रिकवरी बाद में कर लेना। मतलब चोरी की सजा में अभी मत दो, बाद में दे देना। मैं दूसरी चीज बता देता हूँ कि चद्दर फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मंजू जी, ऑलवेज बी ए गुड लिसनर देन ए स्पीकर। आपने ये सुना होगा, कई बार सुना होगा, मुझे लगता है ये बार बार नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी नहीं सीज कर रही है मैडम, वो डिपार्टमेंट सीज कर रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाए। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं कि उस समय भी आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था लोगों का, इसलिए उन लोगों ने आप लोगों का सहयोग करना बंद कर दिया। चद्दर फैलाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चद्दर फैलाने वाला व्यक्ति या तो वो होना चाहिए जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल में या उत्तराखंड क्रांति के समय में जब लोगों ने बोला था थपलियाल जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय कम है। ठीक है आप दे दीजिए अनुपम जी, पीसी थपलियाल जी से फाइनल कमेंट लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, चंदे पर अब राजनीति, विपक्ष का आप लगातार सुन रहे हैं कि चंदे को लेकर क्या विपक्ष को चंदा नहीं गया रिकवरी के लिहाज से, या चंदे को लेकर बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसका क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखो, ये निश्चित रूप से स्पष्ट है हमें कि कांग्रेस बहुत ही, मतलब उसको इस समय जो केंद्र से पैसा मिलता था उम्मीदवारों को, वो नहीं मिला है, क्योंकि केंद्र इनका बहुत उससे कमजोर, क्योंकि अकाउंट सीज हो गए हैं, सबको पता है। अब कितना क्या है वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन स्थिति ये थी कि कोई भी उम्मीदवार, इवन प्रीतम सिंह को बोला गया था कि तुम टिहरी लड़ो, लेकिन एक चीज देखी, इसके बावजूद जो जनता ने पेश किया है, बॉबी पवार को पेश किया है, गणेश गोदियाल जिस तरह से जनता के बीच में जो उबार देख रहे हैं हम अचंभित है। ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है कि किसको जन समर्थन मिलता है। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच सियासतदानों की ये राजनीति जो है उलझी हुई नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही।